नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर वन चैनल खबरें अभी तक। ये है बिग शो और बिग शो में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज ये बिग शो का स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज बात कोरोना की तो होगी क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लेकिन इस वक्त अगर हम हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें या किसी और प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे पलायन चल रहा है, मजदूर जो है वो परेशान है। इसके अलावा बात आज किसानों की होने वाली है क्योंकि इस बिग शो के स्पेशल एडिशन में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आपके पसंदीदा खबरें अभी तक चैनल पर लाइव जुड़ रहे हैं। और इस शो की जो खासियत है वो ये होगी कि वो केवल हमारे सवालात का जवाब नहीं देंगे, आप उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। लेकिन आज जेपी दलाल साहब को इस प्रोग्राम में हमने क्यों बुलाया, आज क्या किसानों की समस्याएं हैं, क्या सरकार के दावे हैं, क्या विपक्ष के आरोप हैं, इन पर हम बात करेंगे अगले 1 घंटे तक। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एक रिपोर्ट जिसमें आप समझेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्याओं को कृषि मंत्री से उठाने की कोशिश करेंगे कि आज बिग शो में हमने कृषि मंत्री को लाइव क्यों बुलाया है, क्यों हम आपके सवाल इनसे सीधे सीधे लाइव करवा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि सरकार कोरोना के संकट में किसानों को परेशानी न आए इसके लिए भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि बेवजह की राजनीति करने के बजाय संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही जेपी दलाल ने दावा किया कि हमने पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा खरीद और भुगतान किया है। हमारी विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस ने इस संकट की घड़ी में इस जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को फेल करने की कोशिश की, आड़तियों को, किसानों को भड़काने की कोशिश की, तथ्य ना होते हुए भी तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि इस बार हम जो है गेहूं और सरसों की प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएंगे और जिस गति से हम कर रहे हैं तो 3 महीना लग जाएगा। मैं सबसे पहले तो हमारे आड़ती भाइयों का, मंडी में काम करने वाले मजदूरों का, किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस भ्रामक प्रचार में नहीं आए। जेपी दलाल ने कहा कि जल संरक्षण बेहद जरूरी है। जो किसान धान नहीं बोएंगे उनको 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बागवानी के बीजों पर सब्सिडी दी जाएगी। 1 महीने के अंदर ही हमने लगभग 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास सरसों की प्रोक्योरमेंट आज हो जाएगी। जो पिछले साल की प्रोक्योरमेंट 6.5 लाख की थी हमने, इस बार हमारा अंदाज़ा है कि पिछले साल से 20-25% सरसों की ज़्यादा फसल मंडी में आएगी। इसी तरह से हमने गेहूं का लगभग, हमारे पास डाटा जो है 99 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है। 1200 करोड़ रुपए के आसपास गेहूं का पैसा डाल दिया है, 1150 करोड़ रुपए सरसों का पैसा डाल दिया है। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर किसानों और आड़तियों को बरगलाने के आरोप भी लगाए। कुल मिलाकर विपक्ष किसानों की फसलों और खरीद को लेकर सरकार पर हमलावर था। अब कृषि मंत्री ने विपक्ष के वार पर पलटवार किया है। खबर अभी तक के लिए अनिल मूर की रिपोर्ट। तो लीजिए, कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल साहब आपके फेवरेट चैनल और आपके फेवरेट शो बिग शो में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और किसान हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उनके सवालात हम लेंगे। आपने जो दावे किए वो दावे हमने दर्शकों को दिखाए, लेकिन असल में कुछ किसान, कुछ ऑपोजिशन के नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो दावे हैं ये दावे भर हैं। जब बारिश होती है तो उनके साथ तरपाल भी उड़ जाता है और ये दावे भी उड़ जाते हैं। असल में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस बार जो है किसानों की फसल को मंडी तक लाना, जी, पहले तो खेत से मंडी में लाना, मंडी से गोदाम में ले जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना,
एक चैलेंज था। सबसे पहला चैलेंज तो फसल को काटना ही था, लेकिन किसान ने कम श्रमिक होते हुए, बाहर की लेबर ना मिलने के बावजूद अपने परिवार के, अपने पड़ोसियों की, अपने ग्रामीण वासियों की मदद लेकर पूरी की पूरी फसल को निकाल कर एक ऐतिहासिक काम किया है और उसको मंडी तक लेके आया है। जी और सबसे बड़ी सफलता ये है कि थोड़े से वक्त के अंदर किसान ने जो हमारा पिछले साल का रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा फसल लाने का उसने अपना हौसला दिखाया है। और जो देश के सारे उद्योग बंद थे, कारखाने बंद थे, हवाई जहाज़, ट्रेन, ऑफिस, सरकारी सब कुछ बंद था, 100 तरह की समस्याएं थी। जी, थोड़ा सा अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो जो पिछली साल हम गेहूं की बात करें तो कितना मीट्रिक टन आप लोगों ने खरीदा था, इस साल कितना हुआ है, कितना इजाफा उसमें हुआ है? क्योंकि जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि पिछली साल जो गेहूं खरीदा गया था वो कितना 90 लाख मीट्रिक टन 92 लैक्स 92 लाख था, और इस बार 6.5 लाख मीट्रिक टन सरसों था। हाँ, जो सरसों आज तक का मेरा डाटा है वो उसको सरपास कर चुका है। अच्छा, जबकि हमारी सरसों की परचेज, गेहूं की बात कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ जी, कि सरसों की परचेज जो है 6.5 लाख तक आ चुका है। हमारा अंदाज़ा ये है कि 8.5 लाख 9 लाख मीट्रिक टन लगभग पिछली बार से 40% या 50% ज़्यादा सरसों आएगी। जी, गेहूं का पिछली बार हमारा था 92 लैक्स। इलेक्शन का टाइम था, सारे बॉर्डर खुले हुए थे, जी, हमारे आसपास के, क्योंकि हमारी मंडियां अच्छी हैं, हमारी परचेजिंग की सिस्टम अच्छा है, हमारे कर्मचारी, हमारे आड़ती भाई सब अच्छे हैं, तो हमारे यहाँ राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, चारों तरफ से हमारी मंडियों में, जो हमारी बॉर्डर की मंडियां हैं उनमें गेहूं आता था। तो लगभग पूरी परचेज में 92 लैक्स के आसपास से हमारा गेहूं आया था। इस बार समस्याएं आई, कोरोना से डरे हुए थे, आज हमारे किसान भी डरे हुए थे, आड़ती भी डरे हुए थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब सारे अधिकारियों की बैठक लेकर ये फैसला किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हर हालत में करना ही करना है, और किसान की फसल भी खरीदनी है। उसका फिर ये निचोड़ ये निकला कि जो परचेज सेंटर हैं जो पहले की तुलना में इस बार 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाए जाए। कर्मचारी जो पहले लगते थे उनको 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ाया जाए, और हम मंडी को किसान के दरवाजे पे लेके गए, चाहे वो खेल का स्टेडियम हो, चाहे गांव का स्कूल हो, चाहे कोई धर्म प्रचार के लिए कोई शेड हो, सब चीज़ों का हमने सदुपयोग किया। और उसका परिणाम ये निकला कि 15 अप्रैल से हमने सरसों की परचेज की थी, जी, 20 अप्रैल से गेहूं की परचेज की थी। जी, सरसों की तो 1 महीने के अंदर हमने पिछले साल का रिकॉर्ड को सरपास कर दिया है। गेहूं का हमारा जो है 20 अप्रैल से लेकर आज तक जो हम उपज ले चुके, लगभग 3 लाख मीट्रिक टन की हमारी औसत है। जी, मतलब जो पिछला जो आंकड़ा था उस आंकड़े के करीब आप पहुंच गए हैं हाँ, अभी? 1 महीने में हम 20 तारीख तक लगभग, ऐसा है 20-22 तारीख तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे जी, अभी। लेकिन अब हमारा परचेज कल करने का वित्त मंत्री का जो बयान आया था वो ये आया था दलाल साहब कि अब जो दूसरे राज्य के जो किसान हैं वो भी दूसरे राज्यों में जाकर फसल बेच पाएंगे, इससे किसानों की आय दुगनी होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कल ये घोषणा की, तो ये अपने किसानों के लिए कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा? मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई भी फैक्ट्री वाला कोई कपड़ा बनाए, कोई खिलौने बनाए, कोई खाद्य पदार्थ बनाए, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप कहाँ पर अपना उत्पादन को बेचेंगे। किसान के ऊपर क्यों? ये जो मंडी का एक्ट था इसने किसान के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, और कल जो मोदी जी ने किसानों को आज़ाद कर दिया है, पंख लगा दिए हैं। आज जी, मोदी जी के जो हमारे वित्त मंत्री जी, मोदी जी के निर्देश पे वित्त मंत्री जी ने दिए कहा है, आज हरियाणा का किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ चाहे अपने उत्पादन का, जहाँ उसको बेस्ट प्राइस मिलती है वहाँ ले जाके बेच सकता है। कोई मंडी वाला, कोई रास्ते वाला, कोई चुंगी वाला उसको रोक नहीं सकता। आप खुद एक किसान हैं और आप बड़ी खेती करते हैं, बड़े किसान हैं, समृद्ध किसानों की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब बाहर से जो दूसरे किसान आएंगे, आपके राज्य में आएंगे,
तो एक पहले थोड़ा सा ये रहता था कि हमने हरियाणा के लोगों का पहले प्रायोरिटी देनी है, लेकिन वहाँ पे जब पंजाब से भी आएंगे, हरियाणा से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाए और किसान को फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाए। नहीं, कंपटीशन किसान को तो नुकसान है, जो एमएसपी के परचेज पे आएगी। एमएसपी पे हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो आएंगे, और आने से हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ से हम जो किसान के लिए एमएसपी पे परचेज कर रहे हैं उसका ज़्यादातर गेहूं का या कुछ बाजरा सरसों को छोड़कर खाद्यान्न भंडार केंद्रीय पूल के लिए खरीद कर रहे हैं। जी। होना तो ये चाहिए कि राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था हो, होना तो ये चाहिए कि हमारे दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी है, किसान को दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत ना पड़े। अगर उनकी मंडियाँ अच्छी हरियाणा जैसी हों, उनकी परचेज हरियाणा जैसी हो, उनकी पेमेंट हरियाणा जैसी हो, तो हरियाणा में क्यों आएंगे वो? अभी जैसे हम आज की बात करें तो ये कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में जो हमारे राज्य हैं दलाल साहब, वो देश का रूप अख्तियार कर चुके हैं। पंजाब से अगर माइग्रेंट लेबर हरियाणा में घुसती है तो उसको बॉर्डर पे रोक लिया जाता है। हरियाणा से निकल जाए तो राजस्थान वाले नहीं घुसने देते। राजस्थान में जो यूपी की लेबर है, अगर वो वापस अपने घरों में जाना चाह रही है तो उसको योगी साहब नहीं जाने देते। तो एक तो ये जो परमिट है ये वीज़ा जैसे हो गए हैं, और किसान जो सड़कों पर नंगे पांव बच्चों को गोदी में लेकर, माँ को कंधे पे चढ़ाकर जो घूम रहा है, वो फसल काटने आया था हमारी पंजाब वालों की, हरियाणा वालों की, लेकिन दर दर भटक रहा है। वो भी किसान ही हैं, लेकिन शायद उसके पास खेती नहीं है इसलिए हमारे पास आ जाते हैं। उन लोगों के बारे में भी कुछ देखिए, सोचा? हरियाणा से जो हमारा श्रमिक है जी। वो पैदल नहीं गया है। इंडस्ट्रियल लेबर हो सकता है गुड़गांव फरीदाबाद से कुछ चला गया हो। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जो खेतों से श्रमिक थे आज तक भी हमारे जो है मेहमानों की तरह उनको बना के रखा है, उनको अच्छा भोजन दिया है, अच्छी चीज़ दी है, और उनके रजिस्ट्रेशन करा के रोडवेज की बसों में भरा के उनको भेजा गया है, या ट्रेन चली है चली गई। ऐसी व्यवस्था हरियाणा में नहीं है। समाजसेवी संस्थाएं भी थी, सरकार भी थी, उनके ठहरने की, खाने की, पीने की व्यवस्था अच्छी की गई, और वो आते ही थोड़े से दिनों के लिए में ये व्यवस्था हुई होगी, इससे हम बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास रोज आ रही हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अम्बाला की तस्वीरें हमने दिखाई, भिवानी में जहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम किया गया था वो कमोवेश शमशान घाट ही था, उसके पास रुकवाया गया था। तो ये वाली जो चीज़ें ये दुख पहुँचाती हैं। दुख जब पहुँचाती हैं कि बैलगाड़ी पर एक तरफ बैल लगा है, दूसरी तरफ मजदूर लगा है और वो अपने परिवार को खींच रहा है। एक बच्चा जो है सूटकेस पे डाल के उसकी माँ उसको खींच रही है। फिर जो सारे दावे हैं सर, फिर हजम नहीं होते। ये जो बैलगाड़ी खींचने वाली फोटो मैंने भी देखी थी, छत्तीसगढ़ की फोटो थी। अच्छा, वहाँ दूसरी सरकार है, मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किसान की दुर्दशा है। इसकी तरफ सारी प्रदेश सरकारों को ध्यान देना चाहिए जी। और किसान जो अन्नदाता है, देश का सारे जनता का पेट भरता है, उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, और उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान किसी प्रधानमंत्री ने दिया है तो वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने शुरू से ये कहा था कि मुझे 2022 तक किसान की आमदनी को बढ़ाना है, और आप देखेंगे कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। किसान को चाहिए क्या? सबसे पहले कि तो किसान को चाहिए मुक्ति साहूकार के चंगुल से। उसको जो पूंजी मिलती है उस पर वो 12% से लेकर 40-50% तक ब्याज देता है। उसकी सारी कमाई, सारी मेहनत कोई और खा जाता है। मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के उस पर 4% ब्याज पे पूंजी का अथाह प्रवाह किया है। अभी भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के 2.5 करोड़ किसानों के लिए अलग से किसान क्रेडिट बनाए, कार्ड बनाए। छोटे जो किसान थे, भूमिहीन किसान भी हैं, जो जब जमीन बची नहीं, भेड़ पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई गाय पालता है, कोई पशुपालक है। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी स्कीम लेके आए कि पशुपालक क्रेडिट कार्ड जी। और इसका मकसद ये है कि पूंजी चाहिए उसको सस्ते ब्याज पे, ग्राम में पूंजी हो, वो अपने दूध का उत्पादन करके, भेड़ बकरी का उत्पादन करके अपने परिवार को पाल सके। पूंजी के बाद किसान को क्या चाहिए? जमीन उसके पास है, उसको चाहिए अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, समय पर उसको बिजली, सस्ता उसको खाद, अच्छी क्वालिटी का खाद, अच्छी क्वालिटी का उसको बीज। पसीना तो वो खुद बहाता है, उसका परिवार पूरा बहाता है।
उसके लिए हमने मैं आपको देख सकता हूं कि 5 साल के अंदर मेरे पास डाटा है। ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर भी हम नज़र डालेंगे, और क्योंकि मसला इस वक्त कोरोना का चल रहा है और कोरोना को लेकर भी लगातार अपडेट हम कर रहे हैं, और कोरोना काल में जो किसान हैं उनकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस पूरे विषय पर हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। एक और हम रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और उसके बाद ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहें हमारे साथ। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय हर रोज सुबह लगभग 9 बजे अपनी वेबसाइट पर ताज़ा आंकड़े पेश करता है और पिछले 24 घंटे में कोरोना को लेकर क्या हालात रहे हैं, ये बात स्पष्ट की जाती है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 86,000 के करीब हो गया है। पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत हुई है। अब की अगर बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 85,940 है। इसके अलावा 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 30,153 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 53,035 एक्टिव केस कोरोना के हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में काफी हद तक छूट दे दी गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मरीज जितनी तेजी से सामने आ रहे हैं उतनी तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और लगातार भारत का रिकवरी रेट भी बेहतर होता जा रहा है। स्पेशल डेस्क से विनय चौधरी, खबरें अभी तक। तो कोरोना का खतरा भी लगातार बना हुआ है, और जो जिस तरीके के दृश्य पूरी दुनिया से देखने को मिल रहे हैं, हरियाणा भी उनसे अछूता नहीं है। अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। एक बार फिर से आप से मुखातिब हैं कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल साहब। दलाल साहब, ये जो प्रोग्राम है इसको हमने दर्शकों के लिहाज से ये उपयोगी हो, किसानों के लिहाज से उपयोगी हो, तो हम दर्शकों के फ़ोन इसमें अब शुरू कर रहे हैं लेना। और जो दर्शक अपने सवालात हमसे पूछना चाहता है, वो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप फ़ोन करके अपने सवालात ले मेरा सकते हैं। अगर 1 मिनट दें। एक हमीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, किसान बहादुरगढ़ से। उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आगे आप की बातचीत बढ़ाते हैं। हमीर सिंह जी, क्या सवाल है आपका कृषि मंत्री से? पहले तो सर नमस्कार, कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब को नमस्कार। नमस्कार भाई। दूसरा सर, हम पूछना चाह रहे हैं, इस कोरोना की महाबीमारी है तो विश्व की बीमारी है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर जो फार्मर है वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो उनको पेमेंट नहीं आ रही है, सरसों वगैरह की पेमेंट है वो काफी दिन में आ रही है। इसके लिए एक तो सोल्यूशन करो सर। एक दूसरा ये सर, किसानों के जो बिजली के मीटर है, जो फार्मर को चाहिए मीटर, वो नहीं मिल रहे हैं। ऐसा करो ना कि जैसे घर का मीटर आज अप्लाई किया 10 दिन के अंदर अंदर मिले, ये सालों तो साल तक मीटर नहीं आते कनेक्शन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आप जवाब सुन लीजिए, कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं। 2 समस्याएं इन्होंने बताई जी। एक तो पेमेंट लेट आ रही है, आपने दावा किया था कि आढ़तियों के खाते में तीसरे दिन और उसके हमीर सिंह भाई, मैं आपकी बात से किसी हद तक सहमत हूँ। थोड़ी सी लेट हुई है पेमेंट, और ये जो सिस्टम बनाने में शुरू में आढ़ती हड़ताल किए हुए थे। कुछ आपके हमने कहा था कि आपका हिसाब किताब दें, आपके कितने पैसे काटने हैं, गेहूं के बारे में बता रहा हूं, और उसके बारे में सर्टिफिकेट दें, किसान से लिखवा के दें, उतने ही पैसे काटने देंगे। हमारा इस वजह से थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन कल शाम तक हमने 6,000 करोड़ रुपए की गेहूं की पेमेंट हम कर चुके हैं, और लगभग 1,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरसों की पेमेंट भी कर चुके हैं। इस अभी आपका सिस्टम हमारा सारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है। आने वाले 4-5 दिन में आपको पेमेंट की कोई शिकायत नहीं रहेगी। दूसरा मुद्दा आपने बताया था कि जो मीटर का है, देखिए एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ जल जो है नीचे का ख़त्म होता जा रहा है, ट्यूबवेल ज़बरदस्त लगते जा रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर आज से 5 साल पहले बिजली के ट्यूबवेल जो चलते हैं उस पर 4,800 करोड़ रुपए की सरकार सब्सिडी देती थी बिजली बोर्ड को। एक बोर लगाने में 1 से 1.5 लाख, और जो 50-40 हॉर्स पावर की मोटर में तो 2.5 से 3 लाख रुपए की बिजली जल जाती है। पानी ख़त्म, हमारे आधे हरियाणा का लगभग पानी ख़त्म हो गया है। तो ये कोशिश की थी कि इस बार जो कनेक्शन देंगे वो हम 5 स्टार जो रेटिंग की मोटर है, जो बिजली आधी खाएँ,
आपको मना नहीं किया हमने कनेक्शन लगाने से, लेकिन आप कि कम बिजली खाएं तो सरकार का पैसा भी जनता का पैसा है, तो उससे हमने कोशिश की कि 5 स्टार मोटर लगाएं। किसान भाइयों की और यूनियन से और कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि ये तो महंगी है। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि आप जो पुराने रेट की मोटर के पैसे जमा करा दो और हम जो है बाकी का पैसा खजाने से दे देंगे सरकार के। और वो हुआ और टेंडर हो गया, और अब आपको धीरे धीरे करके ये बिजली के अच्छी मोटरें जो 5 स्टार मोटर जो कम बिजली खाती है, पानी उतना ही उठाएगी और उसकी गारंटी भी होगी, वारंटी भी होगी 5 साल की, उन मीटर के द्वारा कनेक्शन हमने रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। डिफरेंस आएगा दोनों मोटर का जो पैसा वो है, सरकार वो दे रही सरकार है देगी। और अच्छी क्वालिटी की मोटर। और एक चीज़ का ध्यान हमें और करना है कि ये पानी जो है कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। अगर हम इसका बेशुमार इसका दुरुपयोग करेंगे, अत्यधिक दोहन करेंगे, तो प्रकृति बिगड़ती जा रही है। और किसान को ये भी, किसान तो सोचता है कि क्या हम अपने आने वाले बच्चों के लिए ये बंजर ज़मीन दे के जाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी ही उपजाऊ ज़मीन, ऐसी ही बढ़िया पानी, ऐसी भरपूर जो मौसम, ये अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। इसलिए थोड़ी थोड़ी नीतिगत हम फैसले कर रहे हैं और किसान हितैषी फैसले ही कर रहे हैं। शुरू में हमारा जो फसल बीमा का था उस पर बड़ा एतराज़ होता था। फसल बीमा प्रधानमंत्री योजना लेके आए तो सारी पार्टियां कहती थी कि यह बड़ी ख़राब योजना है, लेकिन हरियाणा के किसान के लिए इससे अच्छी योजना कोई साबित नहीं हुई। पिछले 2-3 साल में जो योजना जब 2016 से शुरू हुई है, 850 करोड़ रुपए हमने हरियाणा के किसान से लिए हैं। वो लिए सब किसानों से, लेकिन जिन किसानों की फसल प्रभावित होगी, खराब होगी, उनको हमने 2500 करोड़ रुपए बांटा है। और हरियाणा का किसान अब स्वेच्छा से फसल बीमा की तारीफ करता है और इन जो दुष्प्रचार करने वाले जो हमारे नेता थे राजनीतिक, उनकी बात का समर्थन नहीं करता। जी जी, चलिए, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा हमीर सिंह जी। और आप कृषि मंत्री जी, इस सवाल से पहले कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ आंकड़े हमारे समक्ष रखना चाह रहे थे। मेरा विषय था कि किसान को चाहिए क्या। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उसको ब्याज कम की या बगैर ब्याज की पूंजी चाहिए। आधी कमाई उसकी जो है साहूकार खा जाता है जी। दूसरे नंबर पे उसको चाहिए कि अच्छा उसको खाद मिले, अच्छा उसको बीज मिले उपजाऊ, कोई धोखेबाजी उसके साथ ना हो, और सिंचाई के लिए उसको पानी अच्छा मिले। जी बाकी मौसम तो प्रकृति के हाथ में, भगवान के हाथ में है। किसान उसको झेलता ही रहता है, हर उसको नुकसान उसके लिए है कि उसको बीमा हो हर चीज़ का। जी। तो उसके लिए हरियाणा पहला मेरे ख्याल में प्रदेश होगा कि पूरे हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए 85% सब्सिडी है ड्रिप इरिगेशन पे। मैं किसान भाइयों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी कि हमें एक मानसिकता को बदलना है कि फ्लडिंग नहीं करनी। पूरा खेत भरने से कुछ ज्यादा फसल नहीं होती। जी, बीच में रोकूंगा आपको क्योंकि आज का ये जो जो एक प्रोग्राम बूंद, है, एक ये बूंद किसानों के नाम कर रखा। हमारी बातचीत तो लगातार चलती रहती है और जो इन चीज़ों को भी आप बताते रहते हैं, किसानों की समस्याएं सुनते हैं। मोहन लाल हैं इस वक्त हमारे साथ। जी कहिए मोहन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या जानना चाहते हैं कृषि मंत्री से? सर मैं बुआनखेड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी मोहनलाल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। बताओ भाई। नमस्कार सर। नमस्ते भाई, नमस्ते, बताओ। जी आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ। इसके लिए मैं ये सवाल मेरा ये है जी, जैसे कोई अपना हादसा हो जाता है, कोई बीमा पॉलिसी है क्या अपना? जी, किसानों के लिए कोई बीमा पॉलिसी हो तो उसके बारे में आप बताइए। अगर कोई हादसे में किसान की जान चली जाती है जी। किसान का खेती बाड़ी के अंदर किसी तरह का हादसा हो जाए, मान लीजिए किसान की कोई सांप काटने से मृत्यु हो जाए, कोई बिजली के करंट से हो जाए, तो 5 लाख रुपए तक का मार्केटिंग बोर्ड देता है जी। कुछ दुर्घटना में उसका कोई थोड़ा बहुत अंक का हो जाए तो उसमें भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का वो उसमें है। किसान चला जाए तो उसकी बीवी बच्चों को मिलता है। और मैं हमारा मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से किसान हितैषी जो फैसले हैं किसानों के काम, खेती के काम में करते हुए, खेत में है या घर में है, खेत में जो अच्छा होता है तो 5 लाख रुपए तक की उसको क्षतिपूर्ति हमारा विभाग करता है बगैर बीमा करवाए। हाँ, तो ये जो जवाब है ये भी मिल गया होगा कि किसानों के लिए जो बीमा की योजना है वो भी लगातार है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जैसे आपको भी ज्ञान था और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो फसल कटती है, बारिशों में जिस तरीके से सामान रखा जाना चाहिए वो सामान नहीं रखा जाता है, भीग जाता है, जो पूरी की पूरी फसल है, किसान बर्बाद हो जाता है।
और इस बार कोरोना की वजह से मंडियों में पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अभी भी कोरोना काल चल ही रहा है। लॉकडाउन पे ये सवाल लूँगा, ये सवाल अभी हमने कुछ देर पहले राहुल गांधी से जुड़े थे तो उनसे भी पूछा कि ये जो लॉकडाउन है ये ठीक था, और अब क्या जो लॉकडाउन जो है पूरा खोल देना चाहिए? कोरोना काल ख़त्म हो चुका है, अब पूरे तरीके से मैदान में आ जाना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। देखिए, शुरू के अंदर जो दुनिया के देश थे, अमेरिका थे, इटली थे, स्पेन थे, कनाडा था, या ये जो इंग्लैंड था, उन्होंने शुरू में लॉकडाउन का पालन नहीं किया। आंकड़े आपके सामने हैं, कितने लाखों में उनके ये संक्रमण हुआ, कितनी मौत हुई, और हम तो उनसे 10-10 गुना, 15-5 गुना, 20-20 गुना बड़े देश हैं जी। ये कल्पना करके भी सिर जाता है शरीर कि हमारे यहाँ लॉकडाउन नहीं होता, और खुदा न खास्ता ये एकदम से महीने 2-15 दिन में करोड़ों में अगर ये संख्या पहुँच जाती, ना तो हमारे पास इतने बेड तैयार थे। उस पे तो सवाल उठा ही नहीं रहे। वो तो जो आपने कहा किया जनता ने, आपने कहा लॉकडाउन कीजिए, घर पे बैठिए, कर्फ्यू लगा दिया। अब जो ये चौथा चरण है जिसमें अधिकतर चीज़ें खुलने की संभावना है और अर्थव्यवस्था के लिए खुलना ज़रूरी भी है, तो अब तैयार है देश हमारा? नहीं, अब तो सारी दुनिया ही तैयार हो गई है। अब तो WHO ने भी बोल दिया है कि कोरोना जाने वाला नहीं है जी। एक तो ये कोरोना चीज़ ऐसी आई कि इसके कोई आप सर्टन आप पैरामीटर्स नहीं है, कोई निश्चित तौर पे कोई भी आदमी दुनिया या कोई देश या कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता पा रहा है कि ये कब तक रहेगा, कैसे जाएगा, क्या दवाई है, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या प्रिकॉशन ली जा सकती है। जी। जो मुख्य रूप से ऊपर एक भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, 3-4 चीजें आई हैं। कोरोना से बचना भी है, उसके साथ भी रहना पड़ सकता है, अभी ऐसी आशंका है। रोशन लाल जुड़े हैं पंचकुला से। जी रोशन जी, पूछिए सवाल। हाँ जी, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई किसानों के लिए हरियाणा सरकार कह रही है कि भाई धान की रुपाई ना करें। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है आके भाई इसके बारे में, पहले मैं मंत्री जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते रोशन लाल जी। और हाँ जी, हाँ जी, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भाई हरियाणा के किसानों के लिए कहा गया भाई सरकार ने कि भाई धान की रुपाई ना करें। अलग अलग वो है सारे स्टेट में, कहीं कौन सी फसल होती है, कहीं कौन सी फसल होती है, इसलिए भाई जहाँ भी ये मतलब जीरी की रुपाई करना चाहते हैं उनके लिए आप कृषि मंत्री हैं मंत्री जी, भाई किसानों के, आप खुद किसान हैं तो ऐसा मतलब कि सरकार से अपील करें आप भी इसको लागू कराएं, भाई धान की रुपाई रोकी ना जाए। जी, ये जो सवाल है ये लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। विषय बड़ा गंभीर है। हाँ, 7,000 रुपये आप दे रहे हैं। मैं भी किसान हूँ और मेरे क्षेत्र, मेरे यहाँ पर पानी जो है लोहारू में, महेंद्रगढ़ में, बाढ़ डैम में 400 फुट पे चला गया जी। मेरे हमें पाजू है, नांगल है और ऐसे कई गांव हैं, पहाड़ी गांव है जहाँ पर 50% बोरवेल ड्राई हो चुके हैं। अब हमें किसान से कोई परेशान करने में हमें कोई लाभ नहीं मिलता, किसान को दुखी हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमने ये कहा है कि जहाँ पानी ज़्यादा नीचे चला गया, जहाँ नीचे चला गया, और हर साल का हम देखते हैं कि हर साल वो 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 फीट, 20 फीट नीचे जाता जा रहा है, हमारे पास डाटा है जी। ऐसे हमने 8 ब्लॉक छाटे हैं जहाँ 40-45 मीटर से नीचे गहरा पानी है। वहाँ हमने प्रार्थना की है, भाई अगर आप इस तरह से धान पानी का दोहन करते रहे तो ये खत्म हो जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगी, आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे जी। आप थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। और हमने उसको ये कोई ये नहीं कहा कि पूरा ना बोइए, इन ब्लॉकों में कहा भी आप आधा कर दो, उसकी जगह आप ड्रिप इरिगेशन पे हमारे से 85% के बजाय चाहे 100% सब्सिडी ले लें, हमारे से बागवानी कर लें, मक्का का हमने बीज लेके आए, 7,000 रुपये देने की घोषणा की है। वो बताऊंगा मैं। बागवानी करें, सब्जियां बोलें, चलो वो किसी सबको नहीं आता बागवानी सब्जी करना, लेकिन मक्का बोना तो सबसे आसान काम है, कपास की खेती कर लें, दालें बोलें। और हमने साइंटिस्ट जो हमारे साइदास है उनसे विषय लेकर 8-9 कंपनियों को छटनी की, और उन्होंने कहा कि वो कंपनियां तो क्लेम करती हैं 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक की उपज। मैं कहता हूं 20 क्विंटल भी आ जाए मक्का, MSP पे हम उसकी मक्का को खरीदेंगे
और उससे जो धान में उसको फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा फ़ायदा उसको 20 क्विंटल से ऊपर हो जाता है। और उसकी खरीदने की हम गारंटी देते हैं एमएसपी पे, 7,000 रुपये उसको इंसेंटिव दे रहे हैं। और उसके खेत में उन बीज के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के फार्म बनवा रहे हैं कि अगर धोखा करेगा तो उस कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। किसान को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाइयों इस पानी को बचाना जरूरी है, इतना ही विषय है। अगला सवाल भारत पूछ रहे हैं जी, भारत झज्जर से बोल रहे हैं जी। भारत जी कहिए। हेलो भारत जी नमस्कार। दलाल साहब नमस्कार। बताओ भाई। दलाल साहब मैं झज्जर से बोल रहा हूँ, आपके पड़ोस से छारा गांव के पास से। जी भाई। गांव मेरा छोटा सा। जी दलाल साहब मेरे खेत बिल्कुल बरानी है। हाँ। और 1.5 किलोमीटर दूर के बदरो जा रही है। अच्छा। और वो 12 मासी है लगभग, मैं नहीं कहता, लेकिन ये लगा लो समस्या में तो वो सारे अब तक बहरी है और वो पानी सारा वेस्ट होगा, सारा जमना मजा रहा है जी। और उसमें यूटिलाइज हम कर नहीं सकते। 1.5 किलोमीटर दूर मेरे तो बासा पानी भर रहा है और 1.5 किलोमीटर दूर सारे बरानी खेत पड़े हैं। भाई तो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी वो पानी जित बासा पानी खड़ा है वो हमारे उस बरानी एरिया में यूटिलाइज हो जाए। तो उसकी स्कीम भी बताओ कैसे हो जाए। वो स्कीम जी वहाँ से या तो आपकी तरफ तो सारे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम चल रहा है। हमारा तो रेतीला इलाका लिफ्ट है, तो यहाँ का आप कोई मुझे एक चिट्ठी लिखो, स्कीम बताओ। मैं अधिकारियों से एग्जामिन कराऊंगा नहर महकमे से, हालांकि मेरा विभाग नहीं है, लेकिन अगर आपकी बरानी ज़मीन में किसी तरह से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और वहाँ पर 4-5 महीने भी पानी उपलब्ध है तो हम उस स्कीम को पास कराएंगे। ये 4-5 नहीं, 8-10 महीने है जी। आपकी बात को मैं समझ गया। आप एक पंचायतों से एक करके या सामाजिक संगठनों से भाई इस गांव में इतनी बरानी ज़मीन है और यहाँ पर पानी उपलब्ध है, इस पानी को लिफ्ट का करके सिंचाई में हम कोई पंप हाउस से लेकर कोई छोटी महेंद्र निकाल के या कोई वाटर कोर्स बना के किसी तरह से आपके काम में ला सकते होंगे, तो आप मुझे एक चीज़ चाहे उसकी चिट्ठी लिख दो समझा के, मैं अब अधिकारियों को भेजूंगा आपके गांव में और उसकी जो स्कीम जो देख के एग्जामिन करवा के आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। तो अब ये जो समस्या है ये सुनी मंत्री जी ने, और आप इनको अगर ठीक तरीके से एक प्रार्थना पत्र के ज़रिए भेजेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। तो आप ये कीजिए। और अब इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और लगातार जो किसान भाई हैं वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपनी समस्या आप बताते रहिए। बीच बीच में जो सवाल सरकार पे उठते हैं, आप पे उठते हैं, वो भी किस बार जी मंडियों में ना आपने कोई टैक्स वगैरह लगा दिया और इतना किसान जो है बेचारा प्रताड़ित है, बेचारे की कैटेगरी में आ गया है, तो ये टैक्स वगैरह लगाना चाहिए था इन दिनों में। कौन सी मंडियों? मंडियों में कह रहे हैं कि हमने जो सिर्फ पर्ची काटी जा रही सब्जी है। मंडी के अंदर पहले टैक्स होता था, 1% टैक्स सब्जी मंडी को मेंटेनेंस के लिए लगाया जी। अच्छा। वो क्योंकि सब्जी मंडी हमारा मार्केटिंग बोर्ड देखभाल करता है, उसमें सीवर डालना है, उसमें वाटर सप्लाई डालनी है, उसमें यूरिनल बनाने हैं, उसमें कोई भी अच्छी जो सफाई की सड़कों की और की व्यवस्था करनी है। और ये टैक्स पहले था, बीच में 2014 या 13 में एक बार हटा दिया था, लेकिन वो उन मंडियों के लिए फिर पैसे की दिक्कत आ रही है, तो थोड़े से यार वो किसान के ऊपर टैक्स नहीं है, ये उपभोक्ता पे है जी। कंज्यूमर पे टैक्स आता है। 1% टैक्स कुछ भी तो नहीं है। 1% हमारा है, 1% HRDF का है, और इससे ज़्यादा पंजाब में, राजस्थान में सभी जगह ऐसे टैक्स है। थोड़ा सा 100 रुपये की चीज़ लेते हैं, उसमें 102 रुपये की आ जाएगी तो पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा वो मंडी अच्छी आ जाएगी, उस उपभोक्ता के फायदे में रहेगा जी। जगबीर हमारे साथ जुड़े हैं जी। क्या सवाल है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम फतेहाबाद से बोल रहे हैं जी, पूछिए सवाल। जगबीर भाई राम राम। हाँ जी नमस्कार जी। राम राम। राम राम जी। बोलो भाई। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, हमने अब सरसों निकाले ने 2 महीने हो गए जी। अच्छा। फिर हमारी जब वो सरसों बाजार के अंदर जाती है तो पैमाने से चेक करके उसके अंदर नमी निकाल देते हैं जी, कुछ %। मंडी में गया है क्या सरसों ले गए? तो हाँ जी जाते हैं, हम गए थे जी। इबके तो एक मंडी में जाएगा तो इस वक्त तो है, एक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो 5-6 घंटे में पंखा लगाओ सूख जाती है। देखो एक पैमाना बनाया हुआ है कि 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं निकालेंगे। किसी को कोई भ्रष्टाचार करे तो मुझे शिकायत करो। और सूखने में 3-4 घंटे में सूख जाता है। आजकल बड़ी गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं।
कोई नमी निकाल में ज़बरदस्ती निकालता तो आपके सामने मशीन रखी है, उसको भरने के लिए आपको अधिकार है कि मुझे दिखाओ कहाँ नमी है, और वो उस नमी को दूर किया जा सकता है। आजकल देर नहीं लगती, मई जून के महीने में नमी तुरंत दूर हो जाती है। जी, विजय जुड़े हैं रेवाड़ी से। जी विजय जी, पूछिए सवाल कृषि मंत्री से। और नमस्कार जी मंत्री जी। विजय भाई प्रणाम। जी मैं जिला रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि मैं खेती करता हूँ और हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो सरकार ने सौर ऊर्जा पंप्स के लिए प्रोत्साहन के लिए आश्वासन दिया था और सारे जिले में गांव वाइज फार्म भरे थे। उसके बावजूद सब कुछ शांत है। क्या हमें उम्मीद है ये काम होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये काम हमने करवाया तो था ये एडीसी के माध्यम से, लेकिन अपने रेवाड़ी में तो पानी बहुत नीचे है। सोलर ऊर्जा कामयाब हो जाएगी क्या? ये जहाँ पानी जहाँ 50-40 फुट तक है वहाँ तो ये कामयाब हो जाते हैं। जहाँ गहरा पानी अपने 100-200-300 फुट में है वहाँ फिर मोटर चाहिए 15 हॉर्स पावर की, 10 हॉर्स पावर की, उसको ये पंप नहीं उठाते। उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। उस प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल में मुश्किल है ये एडीसी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बना के कुछ पंप दिए हैं। अब आपका अपने गाँव पानी कितना, भूजल कितना नीचे है? हमारे 240 फीट के ऊपर है। 240 में सोलर वाला आपको बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। और लगे भी तो कोई छोटा सा 1 इंच का 1.5 इंच का बोर से, उससे पाइप से आपको खेती करने लायक नहीं होगी। सोलर ऊर्जा अपने यहाँ जो है ना, रेवाड़ी का, नारनौल का, लोहारू का, इधर इस इलाके में सोलर ऊर्जा का कामयाब होना मुश्किल है। जी, ये जो आपने इलाकों के नाम लिए, बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे हैं ये इलाके, और आप तो वहीं से आते हैं, लोहारू, रेवाड़ी, नारनौल, हिसार का भी कुछ इलाका। तो यहाँ के जो किसान हैं यहाँ पे पानी के लिए उतना ही तरसते हैं जितने राजस्थान वाले तरसते हैं। इनके लिए कोई खास योजना सरकार लेकर आ रही हो? हाँ, इसके लिए तो हमने पहले से भी ये की है कि यहाँ तो पानी पहुँचाना एक तरह से बहुत महंगा पड़ता है सरकार को। करोड़ों रुपए खर्चती है लिफ्ट इरिगेशन करके, दूध के भाव पानी पहुँचाता है, सही मायने में कहावत है। तो हम उसको कहते हैं भी पानी को थोड़े थोड़े का, पहले तो फव्वारा सिंचाई कर रहे हैं, अब हम उनको कहते हैं मिनी स्प्रिंकलर पे आ जाओ, उस पर थोड़ा सा और पानी की से ज़्यादा सिंचाई होगी। और ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन है। जो फसल ड्रिप पे हो सकती है, इन 40 ब्लॉक में तो हमने अभी इस बार जो कहा है कि आप सिर्फ जीएसटी दे दीजिए, 12% जीएसटी है, बाकी सारा कंपनी देखेगी, सरकार देखेगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और इसका मकसद एक ही है, लॉन्ग टर्म किसान का हित देखना, कि किसान अपने बच्चों के लिए पानी छोड़ के जाए, सारा पानी को अभी खत्म ना कर दे। जी, ब्रह्म प्रकाश जुड़े हैं हमारे साथ। जी ब्रह्म प्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सवाल पूछ सकते हैं आप कृषि मंत्री से। हाँ जी सर। जी ब्रह्म जी। हाँ नमस्कार मंत्री जी। नमस्ते भाई। सर मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से सोना ब्लॉक से बोल रहा हूँ। जी सर, हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जैसे नए कनेक्शन बंद हैं जी, और नए कनेक्शन पिछले 5 सालों से रिलीज नहीं हो रहा कोई भी कनेक्शन जी। लेकिन उसी जमीन में एक बहुत पुराना कनेक्शन था जो हमारा उसी जमीन में था। अब रिसेंटली जब हमने पता किया तो वो कहते हैं कि 3 साल तक अगर किसी का कनेक्शन रहा तो वो दोबारा से मिल सकता, उससे पुराना नहीं हो मिल सकता। आपका डार्क जोन है क्या? हाँ जी सर, डार्क जोन है, लेकिन हमारा बहुत पुराना कनेक्शन उसी जमीन में था। अगर वो कनेक्शन दोबारा से इस तरह का वो हो जाए तो हमारा काम चल जाए। आसपास आपका कनेक्शन क्या कट गया? बिल नहीं भरा? क्या करवा रखा है आपने? सर बहुत पहले कनेक्शन कट गया था। वो कट गया था तो बिजली विभाग का मामला है भाई। व्यक्तिगत तौर पे आप मुझे संपर्क कर लेना, मैं पता करूंगा नीति क्या है। देखो ऐसे मुझे इस वक्त बिजली विभाग की सारी नीतियों का पता नहीं है। जो आपके होने लायक काम होगा, कानून सम्मत होगा, तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। और एससी से एक काम करना, बिजली बोर्ड के एससी से जाके मिलना, मैं उनको फोन करूंगा कि आप उसके मिलने आ रहे हैं गुड़गांव में जी। और जितने भी सवालात मैं उनको आपके जाने से पहले उनको फोन कर दूंगा। पूछ रहे हैं मंत्री जी से, तो मंत्री जी का जो पूरा स्टाफ है इस वक्त खबरें अभी तक को देख रहा है, और जो भी मंत्री जी कह रहे हैं उनको बाकायदा नोट किया जा रहा है। तो आप से जो बातें मंत्री जी कह रहे हैं वो इनके स्टाफ के माध्यम से जो कंसर्न अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, उस तक पहुंचाई जा रही है। जी मंत्री जी, आगे आप जारी रख सकते हैं। आप दर्शकों के साथ, किसानों के साथ साझा कर रहे थे अपनी पॉलिसीज को। तो विषय था कि फसल का उत्पादन करना, जी,
नेक्स्ट, दुर्भाग्य की बात है इतने सालों से कि किसान की फसल जो है उसका भाव जो है बायर डिसाइड करता रहा है जी। और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से किसान फसल लेके मंडी में आ जाता है, खरीदार की मर्जी है उसका कोई भाव लगाए ना लगाए। उसको कई बार तो ये भी नौबत आ जाती है, जो सब्जी के किसान हैं, कि उसका किराया भी नहीं निकलता, इतना नीचे भाव लग जाता है। जी जी। तो इसके लिए हमारे जो कोशिश, हमने तो मंडियों का अच्छा जाल बनाया है, अच्छा व्यवस्था बनाई है, ई नेम करके हमारे पोर्टल बना हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि किसान को पंख उसके काटो मत, उसको उड़ने दो। जी जी। और उसी का परिणाम जो है, कल जो 2 चीज़ आए हैं ये किसान के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वांटम जंप देने वाले हैं। जी। एक तो ये एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट, इन दोनों चीज़ों को मैं आपसे विस्तार से जानूंगा। लोहारू से फ़ोन आया है, सुनील बात करना चाह रहे हैं। जी सुनील जी। सुनील जी बोलिए। हाँ मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है सुनील जी? बहुत बढ़िया है जी। लोहारू आपका इलाका है सर जी। हाँ, और आपके इलाका जो है हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन अब आप आए हैं तो थोड़ी उम्मीद जगी है। लोहारू में बॉर्डर के साथ लगता है, राजस्थान के बॉर्डर के साथ लगता है, ऊन श्रेणीकरण के अंदर है यहाँ पे वूल ग्रेडिंग सेंटर जी। उसके लिए यहाँ पर विस्तार, उद्योगों के विस्तार के लिए एक वूल ग्रेडिंग सेंटर के साथ एक ऊन मिल की नींव रखी गई थी 30 साल पहले, लेकिन वो नींव रखी तक वहीं तक ही सीमित रह गई। तो क्या आप उस मिल को चालू करवा करके यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर देंगे सर? सबसे पहले तो मिल के लिए कच्चा माल चाहिए मुझे। मैं सबसे पहले मिल की मंडी बनाऊंगा, उनकी ऊन में मंडी में ऊन आने लग जाएगी। अब हमारे यहाँ जो भेड़ बकरी पालने, मैंने इस पर अध्ययन किया है, उनकी भी मंडी जाके कहीं बीकानेर में है जी। तो सब पहले मैं बनाऊंगा उसको मंडी को। मंडी में काफ़ी मात्रा में ऊन लगने लग जाएगी तो अब अगले प्रोजेक्ट के बारे में सरकार से मैं मंजूर कराऊंगा। ये ज़रूर है कि हम यहाँ पर सबसे पहले भेड़ पालक को, बकरी पालक को खूब अनुदान देंगे, उनके पशुपालक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, उनके विपणन की, बाजार की व्यवस्था करेंगे। लोहारू में पहले मंडी बनवाऊंगा उनकी, और जब मंडी में लगता है कि इतनी हमारे यहाँ ऊन आ जाती है तो फिर इसकी फैक्ट्री की बात होगी। जी। अब जो दोनों चीज़ें जो कल प्रधानमंत्री ने दी और वित्त मुकेश जी, प्रधानमंत्री जी ने कल जो थी, एक तो ये एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट कि भाव जब बढ़ता है तो ये एक्ट लगा के किसी को भी स्टॉक लिमिट लगा दी जाती है। उनमें कौन कौन सी सब्जियां निकाल, सब्जी नहीं, आलू है और है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई अब जैसे प्याज की आती है, प्याज अगर कई भाव बढ़ने लग जाए, दुगना हो जाए, तो एकदम से कहेंगे कि वो प्याज नहीं रख सकता इस लिमिट की, 500 टन से 1000 टन से ज़्यादा। तो किसान को जहाँ ठीक है कि होर्डिंग वाला व्यापारी को आप लगाओ, लेकिन किसान भी तो ऐसे हैं, समृद्ध किसान हैं, वो अपने पैदावार को, अपने पड़ोसी खेत वालों की पैदावार को रख सकता है। तो इसको हटाने के लिए मोदी जी ने अपना जो प्रतिबद्धता दिखाई, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। थोड़ा सा मैं वैसे पूछूं पत्रकार के तौर पर, इससे फिर जो कालाबाजारी है वो तो नहीं बढ़ जाएगी? देखिए, हम किसान का मुद्दा एक अलग चीज़ है, कालाबाजारी करने के लिए तो व्यापारियों के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। किसान को बेचारे को इस एक्ट को लगाइए जहाँ भाव दुगना तिगना हो जाए तब लगाइए, लेकिन ये नहीं है कि चीज़ थोड़ी सी उपलब्धता कम हो जाती है तो इसका सबसे किसान को बढ़ाने की बात कम करते हैं, हम घटाने की ज़्यादा करते रहे हैं जी। तो किसान का भाव थोड़ा सा मिले, तो उस वक्त ये एक्ट लगाने के लिए मोदी जी ने कहा है कि इस एक्ट को जब तक दुगना भाव नहीं होगा तब तक हम नहीं लगाएंगे जी। दूसरा ये फिर ये है जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपका जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप भिवानी, लोहारू इस इलाके में पले बड़े, और फिर अब जो खेती है आप दूर जाके करते हैं, और जो किसान हमारे हरियाणा के, राजस्थान के जो खेती करते हैं उनसे आप अलग खेती करते हैं, और वो आपकी समृद्धता का उदाहरण है। तो क्या जो हरियाणा के किसान हैं कैसे डाइवर्ट कैसे करें अपने आप को, क्योंकि हम तो वही पारंपरिक खेती ही कर रहे हैं आजकल। हरियाणा के किसान के लिए हमारी कोशिश ये है, हम हरियाणा के किसान को एक चीज़ कहते हैं कि इस फसल चक्कर जो को तोड़िए। गेहूं और धान की खेती इसलिए करता है कि इसकी एमएसपी है और परचेज, अशोर्ड परचेज है। हम और दूसरी चीज़ों के लिए, उसके लिए भी हम किसान के लिए तरह तरह की योजना लेके आए। किसान को इस चक्कर से अलग हटकर कैश क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, सब्जियों की तरफ जाना पड़ेगा। छोटी छोटी है जो 1 लाख करोड़ रुपए की मोदी जी ने कल जो पैकेज दिया है कि फार्म गेट पर
प्रोसेसिंग हो। जी। किसान का बेटा फार्म गेट पर प्रोसेसिंग करे। मैं एक चीज़ समझता हूँ, किसान 6 महीने तक सर्दी में मर के जब उसको 17 रुपये लागत आके तब जाके 19 साढ़े 19 रुपये में उसका गेहूँ मिलता है। हाँ। गेहूं से एकदम उसका आटा बना के 19 वाला जाके 30 रुपये 32 रुपये हो जाता है। बिल्कुल यही वाली चीजें समझेंगे हम, क्योंकि तो हम इनसे किसान भाइयों को बहुत लाभ होने वाला है। अब 1 लाख करोड़ का प्रमोद जुड़े हैं मंत्री जी हमारे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ किसान जुड़ जाएं, उनको मौका नहीं मिलता ऐसे आपसे बातचीत करने के लिए, तो एक मंच दिया है। प्रमोद बादशाहपुर गुरुग्राम से हमारे साथ हैं। जी प्रमोद जी, पूछिए सवाल मंत्री जी से। नमस्ते प्रमोद भाई। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने फूल की खेती लगाई हुई थी। फूल के जब से लॉकडाउन हुआ है, फूल 1 रुपए का ना बिका है। इसके लिए हरियाणा सरकार क्या करना चाहती है? भाई नुकसान बहुत हुआ है आपका, आगे से ध्यान रखेंगे। फूलों की खेती के लिए भी मैं कोई योजना लेके आऊँगा कि फूलों के लिए, सब्जियों के लिए बीमा योजना आए और फूलों की मंडी आपके गुड़गांव के अंदर बनवाऊँगा। मुझे चिंता इस बार रही है कि फूलों के वालों के किसानों के साथ इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक अकेले एकदम से लॉकडाउन हो गया, गाजीपुर पे फूलों की मंडी बंद होगी और सारे मंदिर बंद हो गए, शादियां बंद होगी। फूल का किसान मारा गया, बीमा उनका था नहीं, मेरे पास कोई योजना भी नहीं थी, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूं कि आपको नुकसान हुआ है, इसका कोई ना कोई रास्ता मैं निकालूंगा। जी, तो इस बार भी मतलब उम्मीद रखें आपसे कुछ इनको मिल जाए। अब इस बार उम्मीद क्या रखें कि जो हालत औरों की किसान की है वही हालत हमारी सरकार की है। जी जी जी। फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं किसान भाई। भाई आपका नाम क्या है और क्या जानना चाहते हैं आप मंत्री से? रमेश जी हैं पलवल से। जी रमेश, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। रमेश जी प्रणाम। सर नाम जी दलाल साहब जी, ये पूछ रहा था, जो किसान मोदी वाले किसान नहीं है 6,000 रुपये देते हैं सर, समझ में नहीं आई। वो कई बार हम इंटर करवाया लेकिन मिले ना है। 6,000 रुपये की कोई स्कीम है आपकी, वो इन्होंने कई बार भाई हाँ, वो जो प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये डाले हैं, 2,000 की किस्त आ गई थी कुछ, फिर उसके बाद सेकंड में थोड़े से और कम हो गए, तीसरी में कम हो गए। कुछ लोगों के डाटा कुछ कंप्यूटर में कहीं कहीं कमी है, उसको हम हमारे विभाग की ड्यूटी लगा रखी है कि सबकी स्कीम लगवाएं। और आप जो है आप अपना डाटा जो मेरे को चिट्ठी लिख दें आपका करके, आपका व्यक्तिगत तौर पे भी करवाऊंगा मैं। और कुछ किसानों के साथ शिकायत है, इसकी तरफ मेरा विभाग लगा हुआ है, इस शिकायत को दूर करेंगे। जी मंजीत जी सोनीपत से जुड़े हैं हमारे साथ। जी मंजीत, पूछिए सवाल दलाल साहब से। नमस्कार जी। मंजीत भाई रमन नमस्ते जी, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा विधानसभा से बात कर रहा हूँ जी। मैं राम पशुपालक किसान हूँ जी, पर डेयरी कर रहा हूँ जी। जी भाई, इससे जो प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज ऐलान किया, जिससे आम पशुपालक किसान को क्या फायदा मिलेगा जी? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि हरियाणा की सरकार का आपको पता है कि पशु जो मुंह खुर की वैक्सीन आई, गलघोटू की बीमारी थी, उससे सारे हम मुक्त हो गए हैं। पशु के लिए फिर हमने 60,000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से जो छोटे किसान हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड की स्कीम आ गई, जो बगैर ज़मीन के भी गिरवी रखे उसकी बगैर 4% ब्याज पे उसको कार्ड बन जाएगा। अभी जो है आपको जो अब स्कीम आई है इसकी डिटेल नहीं आई है। 15-20 हज़ार करोड़ रुपए की पशुपालक के लिए एक अलग से स्कीम भी आई है कि जो आप प्रोसेसिंग करना चाहते हो, दूध के लिए कोई ठंडी डीप फ्रीजर लगना चाहते हो या उसका कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो एंटरप्रेन्योर की तरफ से आपको उसकी लोन मिलके आपको उसमें सहायता मिलेगी। इस स्कीम की डिटेल आनी अभी बाकी है, लेकिन पशुपालक के लिए भी अच्छी योजना आई है। और सौभाग्य से पशुपालक जो है, हरियाणा जो है पशुपालन में देश में दूसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ आज से 5 साल पहले 800 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दूध की जो थी उपलब्धता थी, जो 1,087 ग्राम तक पहुंच गई है। पशुपालकों का ध्यान रखने के लिए इस कोरोना के संकट में दूध की हलवाई बंद हो गए, और चीज़ें बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गए, शादियां नहीं हुई, एकदम से गिर गया था। लेकिन हमने मिल्क प्लांट को कहा कि भाई आप दूध जो है खरीदो और किसान को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और 25-30% जो आम एवरेज दूध खरीदते थे उससे ज़्यादा दूध हमने लॉकडाउन के दौरान हमारे जो सरकारी तंत्र के द्वारा खरीदवाया है। जी, अभी क्योंकि 18 तारीख से नए रंग नए रूप में लॉकडाउन होगा, अभी आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर सीधा हमारे स्टूडियो में आए हो, क्या बातचीत चल रही है किसानों के लिए? ये जो लॉकडाउन है क्या इसका भी रंग बदलेगा? और किसान पीड़ित तो हैं ही है इस वक्त, उनको और कितनी राहत मिलेगी? अब तो जीवन पद्धति नई आएगी,
नई समस्या हैं, नई चुनौतियां हैं जी। और नए चैलेंजेस हैं। अब किसानों के लिए हो या आम शहरी के लिए हो या किसी छोटे व्यापारी के लिए हो, रेडी वाले के लिए हो, हमारे मुख्यमंत्री जी तो सबके प्रति पूरी चिंतित हैं जी। और सारा दिन जो उपलब्ध साधन हैं यही सोचते रहते हैं कि जो आखिरी कमज़ोर आदमी है उसको सरकार की नीति का लाभ सबसे पहले कैसे पहुँचे। जी। और यही हमारी अंत्योदय की नीति, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की, हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनकी रही है, उसी को हम फॉलो करते हैं। और देश का, भारत का सही मायने में विकास तभी होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठेगी। जी। ग्रामीण उठेगी तो शहर का पहिया अपने आप ही खुल जाएगा। अभी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इस लॉकडाउन में जब सारे काम धंधे बंद थे, हरियाणा के किसान ने 20,000 करोड़ रुपए की फसल सारे संकट झेलते हुए मंडी में लेके आ गया। उसको पैसा मिलेगा, बाजार चलेगा, बाजार चलेगा तो उद्योग चलेगा, उद्योग चलेगा तो रोजगार मिलेगा। तो सारी अर्थव्यवस्था को जो हमारे देश का किसान जो है उसका वजन अपने ऊपर उठा के, और इतिहास याद रखेगा कि कोरोना काल में हमारे मानवता का सबसे ज़्यादा किसी ने ख्याल रखा है तो वो एक वर्ग है, किसान वर्ग। मैं नमन करता हूँ किसानों को जी। और इनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन्होंने सब तरह के संकट को झेल पार करके मानवता का पेट भरने के लिए जो बीड़ा उठा रखा है वो पूरा किया है। कुछ सवाल और चलते चलते ले लेते हैं क्योंकि लंबी लाइन लगी है दर्शकों की और फ़ोन जो है उसकी घंटियां लगातार बजती जा रही हैं। लेकिन इस बीच हम आपसे भी बातचीत कर रहे हैं। भिवानी से जुड़े हैं शेर सिंह। शेर सिंह, पूछिए सवाल कृषि मंत्री से। नमस्कार जी। शेर सिंह जी नमस्ते। हाँ मंत्री महोदय नमस्कार। नमस्ते भाई। मेरी समस्या ये है कि मैंने सरसों ऑनलाइन नहीं करवा पाया और पूरी सरसों अभी मेरी 125 मन सरसों है घर में पड़ी है, इसका क्या समाधान होगा जी? भाई इसका अभी तक तो समाधान ये है कि गलती हमारी तो है नहीं। पिछली बार हमने 6.5 लाख मीट्रिक टन सरसों खरीदी थी, इस बार ऑनलाइन लोगों ने कराई 12 लाख मीट्रिक टन, जबकि ऐसा हो भी नहीं सकता। अब आप सोए रह गए, लेकिन ऐसे किसानों के मेरे पास कुछ 5-10 किसानों के और फ़ोन आए हैं। अब मैं महकमे वालों से अगर मैं इसको खोल दूंगा, सारा इस चीज़ का कर दूंगा, तो राजस्थान में सरसों उपलब्ध है दुनिया भर की, वो हमारे यहाँ आ जाएगी। लेकिन मैं आपकी देखता हूँ अधिकारियों से क्या कर पाऊँगा, लेकिन इसको कमिट नहीं करता अभी आपको। इसमें गलती हमारे विभाग की नहीं है। पोर्टल बहुत दिनों तक खुला रहा, कहीं ना कहीं आपसे ये नेग्लिजेंसी हुई है और मैं कहता हूं कि ये आगे से ध्यान रखो। और ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा रखा है कि सीधा पैसा आपके खाते में जाए, बिचौलिए दूर हो जाएं, किसान का और सरकार का सीधा संपर्क हो, अच्छी प्राइस आपको मिले। हमारी नीयत यही रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये गलती रही है तो हमारी तो नहीं रही, आपसे रही है जी। अब आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ। आरती जो है वो काफ़ी खफा रहे आपसे, आपने ऑनलाइन की व्यवस्था करनी शुरू की, रणदीप सुरजेवाला ने बहुत सवाल उठाए, अभय चौटाला खुद मंडियों में घूमने लगे, आपके भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जायज़ा ले रहे थे। तो ये आरती की समस्या परमानेंट सॉल्व होगी अभी या ये बनी हुई है? आरती की समस्या नहीं थी, ये राजनीतिक विरोधियों की समस्या थी। अच्छा। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि आरती बेचारे ने तो हमारा साथ दिया है। अब सारी परचेज चलाई, मंडियाँ चलाई, उनकी कुछ जायज़ चीज़ भी थी। उनकी समस्या ये थी कि भाई वो एस्टेब्लिश मंडी से बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि पहले 400 मंडी चलती थी, अपनी उनकी दुकान है, शेड है। और एक समस्या उनके पास ये थी कि इस बार जो लेबर की समस्या बहुत ज़ोरदार थी कि हम इस कोरोना का भी मुकाबला करना है और मंडी को भी चलाना है। और कुछ उनके छोटे छोटे इशू थे पिछली बार की, उनकी जो आड़त का मुद्दा था, कोई और मुद्दा था, वो हमने सारी इनसे 2-3 बार मीटिंग की, ज़्यादातर समझ ली। आड़ती को तो समस्या को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की समस्या को दूर नहीं कर सकते, वो तो जनता ही करेगी। अच्छा। अब जनता को कांग्रेस पसंद नहीं है, जिसमें हमारा जनता ने तो दूर कर दी। अब तो जनता की तरफ से तो मैं कहूँगा, आपको देखो इतना बहुमत दिया, आप हरियाणा में सरकार आपने दोबारा बनाई, आप पूरे बहुमत के साथ केंद्र में बैठे हैं, तो जनता तो आप, लेकिन कांग्रेस इसे मैंडेट को स्वीकार तो नहीं कर पा रही है। कितने इलेक्शन हुए, कभी मशीन पे, कभी ईवीएम पे चैलेंज कर देते हैं। मतलब लोग अपने मैंडेट को, लोगों को मैंडेट को चैलेंज करते हैं कि ईवीएम खराब है। कभी किसी चीज़ में अगर उनकी सरकार बन जाती है तो ईवीएम ठीक है, और उनकी सरकार हार जाती है तो ईवीएम धोखा दे जाती है।
ये तो शुक्र है कि कोरोना सारी दुनिया में आ गया, वरना कांग्रेस तो हमारे गले लगाती कोरोना हम लेके आए हैं। इनको तो अपनी जो आदतें हैं इनको बदलनी पड़ेगी। लोग जागरूक हो गए हैं। आजकल कृषक का बेटा भी पढ़ा लिखा है, दुनिया भर की इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सब चीज़ समझता है। ज़्यादा लफाजी ज़्यादा वो पसंद नहीं करता, और उसको खूब अच्छी तरह से पता है कौन क्या कर रहा है, किसके ज़माने में क्या हुआ। हमारे पास सारे आंकड़े हैं। 153.54 लाख मीट्रिक टन हरियाणा में उत्पादन होता था 5 साल पहले, 181 हो गया, 18% बढ़ गया। फसल बीमा के कांग्रेस ने 164 करोड़ रुपए दिए थे, हमने 2540 करोड़ रुपए दिए हैं। मुआवजा के कांग्रेस ने 827 करोड़ रुपए दिए थे 5 साल में, हमने 2764 करोड़ रुपए दिए हैं। यूरिया का भाव उस टाइम 270 था, अब 266 रुपये है। और डीएपी का भाई 11-25 रुपये बढ़ा है। अब गन्ना का उत्पादन कांग्रेस के टाइम में 473.24 लाख मीट्रिक टन था, जो 645 लाख मीट्रिक टन है। और मैं एक आज आपके मंच से एलिगेशन लगाता हूँ कि भ्रष्टाचार की सीमा तक आप देखिए कि गन्ना तो जो था वो था, जो रिकवरी गन्ने की थी वो उस वक़्त जो कांग्रेस के टाइम के जो 5 साल के आंकड़े हैं, वो रिकवरी जो है 9.98 या ऐसा कुछ थी, जो 10 उससे 1% रिकवरी बढ़ गई है। कुल मिला के 10% जो है चीनी कहाँ जाती थी, यही हरियाणा के किसान, यही मिल 10% की चीनी खुर्द-बुर्द हो जाती थी। किसान को हमने 40% ज़्यादा जो है उसकी गन्ने की दी, सब्जियां मंडी हमने बनवाई, सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनवाए। एक सवाल और ले लूँ, नहीं तो जो दर्शक लगातार मेहनत कर रहे हैं और बहुत इंतजार के बाद उनका बारी आ रही है। रविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। जी रविंदर, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका मंत्री जी से? हाँ जी, मैं पुंडरी क्षेत्र से बोल रहा हूँ जी, हरियाणा के। जी रविंदर भाई, राम राम। राम राम जी, पूछिए सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर पे जो लागत घटाने और इनकम बढ़ाने का जो फार्मूला है, वो हरियाणा गवर्नमेंट किस तरीके से सक्सेस करना चाहिए? भाई हम तो किसान से पूछ के, मैं खुद भी किसान हूँ, उनसे सलाह करके जो भी तरीके निकल सकते हैं वो सारी चीज़ें मानने के लिए तैयार हैं। हमारी नीयत ये है कि किसान समृद्ध हो, किसान की लागत कम हो, किसान का उत्पादन ज़्यादा आए, किसान को अपने उत्पादन का भाव अच्छा मिले। इसके लिए चाहे कहीं से भी हमें कोई सुझाव मिले, हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं और उसको कोशिश करेंगे कि उसको लागू करें। जी, अब क्योंकि एक छोटा सा मुद्दा, एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा मुद्दा। मैं पुरानी सरकार, हमारे कांग्रेसी भाई बड़े अच्छे हमें लांछन लगाते हैं, 5 साल में हमने कोई भाव नहीं बढ़ाए बिजली के। ये तो आपके रिकॉर्ड की बात है। बिजली के भाव उस वक़्त थे वो आज ही है। ट्यूबवेल पे कांग्रेस के वक़्त 4,853.40 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार बोर्ड को सब्सिडी देती थी जी। आज हम 6,856 करोड़ रुपए देते हैं जी। 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा बिजली हमने किसान को दी है। भाव नहीं बढ़ाए हमने, भाव वही है। तो ये डाटा सारे रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर ये है कि हम रिकॉर्ड की बात आपके सामने, किसी कांग्रेस के नेता को बुला के मेरे सामने बहस कराइए, डाटा पे बात करिए, रिकॉर्ड पे बात करिए। 5 साल में हमने क्या किया वो अपने डाटा लेके आ जाए। 5 साल में आज हम कांग्रेस की और लेकिन इनेलो की, लेकिन उनकी नीति क्या है, किसानों की बात उनकी नीति क्या है? कृषि मंत्री के तौर पर पत्थर मार के भाग जाना। आखिरी जो अपॉर्चुनिटी है अब आपके लिए है ये कि जो लोग जिन्होंने आपको चुन के भेजा और जिनके ये आप कृषि मंत्री हैं, उनको आप अंत में बिग शो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से सरकार उनका ख्याल रख रही है, किस तरीके से मुख्यमंत्री उनका ख्याल रख रहे हैं और किस तरीके से कृषि मंत्री के तौर पर आप उनके लिए और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं? मैं सब किसान भाइयों से मैं नमन करता हूँ हाथ जोड़ के, और यह उनसे वायदा करता हूं कि उनके हित की कोई भी चीज़ होगी वो हम करने को तैयार हैं, हमारे साधनों को देखते हुए जी। और हर जायज़ बात उनकी सुनने को तैयार है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, खुद किसान हूं। जहां किसान के अहित की बात आएगी, आपके बोलने से पहले मैं खुद आवाज़ उठाऊंगा। आप चिंता ना करें, धीरे धीरे करके आपके लिए जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते हैं आपको देंगे। और आपके हम ऋणी हैं। इस कोरोना के संकट काल में
जो आपने मेहनत की है, जो खाद्यान्न भंडार बढ़ने में योगदान आपका है, आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। और ये जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं या कुछ और संगठन ऐसे हैं जो सिर्फ भड़का के अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप इनकी बातों में नहीं आते। आपको अपनी सरकार पे, आपको हमारे कृषि विभाग पे, आपको अपने बेटे पे, भाई पे पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खबरें अभी तक के बिग शो में जुड़े और लाइव जो सवालात थे किसानों के वो आपने लिए और उनके जवाब दिए। उम्मीद है कि हमारा ये जो विशेष एडिशन था बिग शो का, जो पहली बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने किया कि मंत्री को सीधा आपसे जोड़ें, आप सीधा उनसे सवाल करें, ये आपको पसंद आया होगा और आपके सवालात अधिकतर लिए गए। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके फ़ोन कॉल हम नहीं ले पाए समय की कमी होने के कारण, तो उनको भी दोबारा मौका दिया जाएगा। बहरहाल बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।